हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे गुडविल का अकाउंटिंग वैल्यूएशन और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से होगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर। देखिए, बहुत सिंपल टॉपिक है गुडविल की वैल्यू करना और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। जहां बात करेंगे सबसे पहले गुडविल है क्या, कितने टाइप की है, गुडविल की वैल्यू करना जरूरी क्यों है, गुडविल को किस तरह से वैल्यू किया जाएगा, मतलब वैल्यू हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, और फर्दर फाइनल जो रहेगा कि गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट पार्टनरशिप में किस तरह से होगा। याद रखें, आज जो हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करेंगे वो केवल और केवल पार्टनरशिप अकाउंटिंग के अंदर क्या रहेगा इसके बारे में डिस्कशन होगा। सबसे पहले गुडविल क्या है। तो बच्चों, गुडविल एक एसेट है जो इंटेंजिबल नेचर की है, एक ऐसी एसेट्स जो दिखाई नहीं देगी, एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो क्रिएट की है बेटर कस्टमर सपोर्ट, बेटर कस्टमर सर्विसेज, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और अपने ब्रांड रिकॉग्निशन की वजह से। फॉर एग्जांपल, आज मार्केट में दो दुकानें मिठाई बेचने वाली, दोनों दुकान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो सेम है, दोनों दुकान एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन एक दुकान का जो कस्टमर बिहेवियर है, कस्टमर सपोर्ट है, वो इतना अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट भी इतने अच्छे से बात नहीं करता। जबकि दूसरे वाले दुकानदार, इसका मैनेजमेंट का बिहेवियर, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है। ये मेरी दुकान नंबर 1 और ये मेरी दुकान नंबर 2। तो कस्टमर कहीं ना कहीं उस दूसरे वाले दुकानदार से ही परचेज करना स्टार्ट करेगा। अब दूसरे वाला दुकानदार देख रहा है कि मेरे पास कस्टमर मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से आ रहा है, तो दूसरा वाला दुकानदार अपने प्रोडक्ट की थोड़ी बहुत प्राइसेस इंक्रीज कर देगा। याद रखें, मैंने सबसे पहले जो बात की, दोनों दुकानों में, दोनों बिजनेसेस के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट एक ही था, एक जैसे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे, लेकिन दोनों की जो वैल्यू मार्केट में क्रिएट हुई वो बेटर कस्टमर सपोर्ट, बेटर एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट हो गई। तो कस्टमर दुकान नंबर 2 शॉप नंबर 2 से ही प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें वही पसंद है, तो शॉप नंबर 2 अपने प्राइसेस इंक्रीज करते हुए रहेंगे, क्योंकि वो पैसा आप चार्ज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी गुड सर्विस का। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो धीरे धीरे करके अपनी मार्केट में वैल्यू क्रिएट कर रही है, उस मार्केट वैल्यू को हमेशा बोलेंगे गुडविल। तो आज यदि ये दुकान शॉप नंबर 2, दुकान नंबर 2 अगर अपने बिजनेस को बेचना चाहें, तो ये अपने नाम की जो वैल्यू है उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेंगे कि कस्टमर हमारे नाम से ही प्रोडक्ट को परचेज करने आ रहा है। तो गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट जो बिजनेस क्रिएट करती है अपने बेटर कस्टमर सपोर्ट, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट और ब्रांड रिकॉग्निशन के साथ। गुडविल दो टाइप की है, पहली तो है सेल्फ जनरेटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाती है, और दूसरी है परचेज्ड जो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे वाले की परचेज करेगी। जैसे अगर मैं शॉप नंबर 2 को परचेज कर लूं, तो मुझे एक्स्ट्रा जो पेमेंट करना है वो मैं पेमेंट कर रहा हूं गुडविल का, और ये मैंने खुद ने नहीं बनाई है, तो वो मानी जाएगी परचेज्ड गुडविल। तो गुडविल दो टाइप की है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। मैं जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हर एक क्वेश्चन में जहां भी गुडविल की बात करूंगा, सारे क्वेश्चंस में सेल्फ जनरेटेड की ही बात होगी, परचेज्ड की बात नहीं होगी। परचेज की बात मैं करूंगा कंपनी अकाउंटिंग के अंदर। उम्मीद है गुडविल की डेफिनेशन और गुडविल के टाइप समझ में आ चुके हैं। सेल्फ जनरेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने बनाई है, और परचेज जो दूसरे बिजनेस को परचेज करते वक्त एक्स्ट्रा पेमेंट किया, वो परचेज गुडविल है। अगला है गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी है क्यों। हम पार्टनरशिप में गुडविल की वैल्यू निकालते क्यों। तो जो गुडविल की वैल्यू निकालना जरूरी इसीलिए है क्योंकि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस कोई नया पार्टनर एडमिट हो फर्म में, पुराना पार्टनर रिटायर हो, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो। रिकॉन्स्टिट्यूशन 3 फॉर्म में होंगी, चेंज इन पीएसआर, पीएसआर में चेंज, दूसरा है एडमिशन, और तीसरा है रिटायरमेंट। इसी के अंदर इंक्लूड है डेथ। तो जब भी फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो गुडविल जनरेट की है रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले पार्टनर ने। मैं एग्जांपल भी लेता चलूं, 3 पार्टनर है ए बी और सी, 3 पार्टनर ए बी और सी। आज या तो उनका पीएसआर चेंज हो जाए, पहले रेशियो इनका ओल्ड है 2:2:1 ओल्ड रेशियो, अब नया हो जाए 1:1:1, ये न्यू रेशियो, पहला केस। या फिर एक नया पार्टनर डी को एडमिट कर लें, या फिर पार्टनर ए फर्म से हो जाए रिटायर।
तो रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन जितना भी अवेलेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, अवेलेबल अमाउंट ऑफ गुडविल है, या रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन तक फर्म ने जो गुडविल क्रिएट की है वो पुराने पार्टनर्स ने की है। जैसे रेशियो चेंज होने से पहले एबीसी ने 2:2:1 में जो गुडविल क्रिएट की होगी, डी के एडमिशन से पहले तो एबीसी ने क्रिएट किया गुडविल, और ए के रिटायरमेंट के बाद तो ए के रिटायरमेंट से पहले भी तो एबीसी तीनों ने गुडविल क्रिएट की है। तो उस गुडविल को जिन्होंने क्रिएट की है उसका बेनिफिट उन्हीं पार्टनर्स में मिलना चाहिए जिन्होंने उसे जनरेट किया है, इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन है जरूरी। तो गुडविल के इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग गुडविल ऑफ द फर्म नीड्स टू बी वैल्यूड सो दैट इफेक्ट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑन गुडविल, रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो इफेक्ट आएगा गुडविल पर वो हम आज इजीली एडजस्ट कर पाए, चाहे वो चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में हो, एडमिशन के फॉर्म में हो, या वो हो रिटायरमेंट या डेथ के फॉर्म में। तो बात हुई गुडविल की वैल्यूएशन करना जरूरी क्यों है। अगला है गुडविल की वैल्यू होगी कैसे। तो बच्चों गुडविल का वैल्यूएशन के लिए मेथड तो 4 है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड। चारों मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन एग्जाम में जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में 3 ही मेथड इंपोर्टेंट है, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। सबसे पहला जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये कहता है गुडविल की वैल्यू निकालनी है तो हमें एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो फर्म ने प्रॉफिट कमाई पिछले साल तक की, पिछले साल तक में मुझे एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में जितने भी साल के प्रॉफिट गिवन है वो सारे प्रॉफिट में कर दूंगा टोटल और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर एग्जांपल मुझे यदि 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है, 3 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है तो मैं तीनों साल के प्रॉफिट ऐड करूंगा, डिवाइड करूंगा 3 का, तो मेरा आ जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। हो सकता है मुझे वेटेड एवरेज निकालना हो तो मुझे प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना होगा वेट का। सर वेट का क्या मतलब होगा बच्चों, वेट मुझे स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि मेरे पिछले 3 साल के प्रॉफिट है तो पहले साल को वेट 1 माने, दूसरे को माने 2 और तीसरे को माने 3। वेट एलोकेट क्यों करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में जिस तरह से आज महंगाई बढ़ती जा रही है तो साल 2023 के प्रॉफिट और साल 2022 के प्रॉफिट, सपोज दोनों ईयर में ही मुझे 10-10 हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 2022 के प्रॉफिट की कीमत क्या 2023 के प्रॉफिट के बराबर ही होगी। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से 2023 के प्रॉफिट की वैल्यू कहीं ना कहीं 2022 के प्रॉफिट से कम है, इसी वजह से हम एलोकेट करते हैं वेट। अब एग्जाम में या क्वेश्चन में मुझे जिस तरह से वेट गिवन है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा फॉर्मूला रहेगा प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। इंडिविजुअल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करूंगा वेट का, फिर उसका करूंगा टोटल और डिवाइड कर दूंगा टोटल वेट का, तो मेरा आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहां से जो मैंने जो भी क्वेश्चन कहेगा सिंपल निकालना है या वेटेड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिंपल ही निकालना होगा। सिंपल प्रॉफिट निकालने के बाद मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज का। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब इस फर्म की जो मैं गुडविल परचेज कर रहा हूं या इस फर्म की जो गुडविल है वो मुझे कितने साल के लिए निकालनी है, तो यहां से मेरा आ जाएगा गुडविल की वैल्यू। बात याद रखनी है, हमेशा जरूरी नहीं है क्वेश्चन में पिछले साल तक के ही प्रॉफिट हमें गिवन हो। किसी भी कभी कभार क्वेश्चन में हमें 1 साल का प्रॉफिट दे सकता है तो 1 साल का प्रॉफिट ही मान लेंगे, एवरेज अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट, जो कहीं ना कहीं ज्यादा रियलिस्टिक है पहले वाले मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट कहता है फॉर्मूला रहेगा गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, ये निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट है क्या, सुपर प्रॉफिट का मतलब आज जिस बिजनेस की गुडविल निकाली जा रही है, आज जिस बिजनेस की गुडविल निकाली जा रही है उसका प्रॉफिट, और सेम ऐसे ही किसी दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट जिसे बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों के प्रॉफिट के बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे मैंने भी एग्जांपल ऊपर लिया था शॉप नंबर 2 वाला, जो शॉप नंबर 2 है सपोज इसका प्रॉफिट सालाना है 30,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल सालाना प्रॉफिट है 30,000। सेम ऐसे ही दूसरी फॉर्म थी शॉप नंबर 1, इसका प्रॉफिट है एग्जाम्पल के लिए 25,000, या इस तरह की इंडस्ट्री का प्रॉफिट ही 25,000 ही है। तो मुझे शॉप नंबर 2 खरीदने से 5,000 रुपए का प्रॉफिट एक्स्ट्रा होगा। इस 5,000 रुपए के प्रॉफिट को बोला गया सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल। सर एवरेज कैसे निकाला जाएगा, एवरेज की कैलकुलेशन ऊपर मैंने जो जैसे की वैसे ही एवरेज की यहां करेंगे, लेकिन नॉर्मल कैसे निकालेंगे। नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब
बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाएगा, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी, कुल कितनी संपत्ति है बिजनेस के पास, माइनस करते हैं इनकी बाजार में कितनी उधारी है, तो मेरा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि मार्केट में सेम ऐसे ही किसी दूसरे बिजनेस का रिटर्न कितना है, या फिर इस तरह की इंडस्ट्री का एवरेज रेट के बेसिस पर रिटर्न कितना है, डिवाइड कर देंगे 100 का। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, दूसरा फॉर्मूला पार्टनर कैपिटल के बैलेंसेस, इसमें ऐड करेंगे रिजर्व्स, ऐड करेंगे जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का रिमेनिंग बैलेंस, और माइनस कर देंगे एक्यूमुलेटेड लॉसेज, ऐसे लॉसेज जो अभी तक मैंने राइट ऑफ नहीं किए। तो ये गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड है। फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल से आएगा सुपर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का। नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाई 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड दो टाइप का है, या तो कैपिटलाइजेशन करेंगे एवरेज प्रॉफिट का या कैपिटलाइजेशन करेंगे सुपर प्रॉफिट का। कैपिटलाइजेशन करने का मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में मुझे शॉप नंबर 2 से सालाना प्रॉफिट है 30,000 का। अब सपोज मार्केट में रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो मुझे सालाना 30,000 रुपए कमाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता, वो आता 3 लाख। 3 लाख, जबकि एट प्रेजेंट इस बिजनेस में पैसा इन्वेस्टेड है कितना, फॉर एग्जांपल जितना भी हो अपन 2.5 लाख मान लें, तो 2.5 लाख निकाला कैसे होगा, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो 3 लाख कितना पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए था माइनस एक्चुअल में कितना इन्वेस्टेड है, जो एक्सेस अमाउंट है वो आएगा गुडविल। ये है गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड, वो भी एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। जहां मैंने गुडविल निकाली है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के बाद, फॉर्मूला याद रखें, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या फिर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट निकालने के सेम फॉर्मूले भाई। या दूसरा तरीका सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट में डिवाइड कर लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। इसी वाले फॉर्मूले से जनरेट हुआ ये वाला फॉर्मूला। एग्जाम में यदि कैपिटलाइजेशन आता है सुपर प्रॉफिट का तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कैपिटलाइजेशन आता है एवरेज प्रॉफिट का तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगला है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड कहता है यदि हम इन्फ्लेशन को भी कंसीडर करें, डिस्काउंटिंग फैक्टर को भी कंसीडर करें, तब वैल्यू कितनी होगी। तो जो कहता है एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे एन्युटी फैक्टर का कि 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आज कितनी है। जैसे यदि हमें अगले साल 1 रुपया मिलेगा तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, तो आज मार्केट में सपोज डिस्काउंटिंग फैक्टर इन्फ्लेशन रेट 10% है कि हर साल 10% वैल्यू डेप्रीशिएट हो जाती है, तो आज इसकी वैल्यू होगी कुछ 91 पैसे। लेकिन एन्युटी मेथड यदि एग्जाम में आता, आने के चांस बहुत कम है, आता भी है, तब एन्युटी फैक्टर की हमें वैल्यू गिवन होगी। एन्युटी फैक्टर का सीधा आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवरेज प्रॉफिट में, आ जाएगी गुडविल की वैल्यू। बच्चों ये बात थी गुडविल की वैल्यू निकालने के मेनली 3 फॉर्मूले जो मेरे काम किए। फोर्थ फॉर्मूला इतना ज्यादा एग्जाम पर्सपेक्टिव में इंपोर्टेंट नहीं है। कुछ बातें याद रखनी है कि जो हमने बात की ऊपर एवरेज प्रॉफिट की, जो हमने बात की नॉर्मल प्रॉफिट की, सुपर प्रॉफिट की, इन्हें कैलकुलेट करते समय कौन कौन से हमें पॉइंट्स याद रखने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, गुडविल निकाली जाएगी वही प्रॉफिट के लिए जो ऑपरेटिंग इन नेचर है। ऑपरेटिंग इन नेचर का मतलब मुझे यदि क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट गिवन है, कुछ एबनॉर्मल या फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम एडजस्ट करने के बाद, मैंने 2 तरह के आइटम की बात की है, एबनॉर्मल और नॉन ऑपरेटिंग। सबसे पहले ऑपरेटिंग क्या चीज है, ऑपरेटिंग आइटम्स का मतलब एक बिजनेस जिस तरह के ऑपरेशन में एंगेज्ड है वहां से जो भी प्रॉफिट होगा वो माना जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे मेरा यदि व्यापार कपड़े बेचने का है तो कपड़े बेचने से जो मुझे मुनाफा हो रहा है उसे ही मानेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जबकि मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा नेट प्रॉफिट, सारे ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एबनॉर्मल सारे आइटम एडजस्ट करने के बाद वाला प्रॉफिट गिवन होगा। तो मुझे उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए जितने भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, नॉन ऑपरेटिंग जिनका संबंध बिजनेस के साथ नहीं है, जैसे रेंटल इनकम है, मेरा बिजनेस है कपड़े बेचने का लेकिन मुझे रेंटल इनकम भी आ रही है, मुझे आ रही है एफडी की इनकम, मतलब एफडी पे इंटरेस्ट,
तो वो मुझे एलिमिनेट करने होंगे। और एबनॉर्मल आइटम्स, ऐसे आइटम्स जो कभी कभार इनकर होंगे, जैसे सपोज गोडाउन में हो गई चोरी, तो लॉस बाई थेफ्ट जो हर बार नहीं होगा, या फिर कैश चोरी हो गया, या फिर आग लग गई, लॉस बाई फायर। तो इस तरह के एबनॉर्मल आइटम हर बार नहीं होंगे, तो हमें इसका एडजस्टमेंट भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करना होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एडजस्टमेंट करना होगा नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। अब जरूरी नहीं है हर बार लॉस ही हो, कुछ इनकम भी हो सकती है। इनकम का एडजस्टमेंट रिवर्स कर देंगे। रिवर्स कैसे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मुझे जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा इसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम कर दूंगा माइनस, और जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो कर देंगे प्लस। ऐसे ही एबनॉर्मल आइटम से जो इनकम हो रही होगी वो कर देंगे माइनस, एक्सपेंस कर देंगे प्लस। दूसरा याद रखना है, जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए एसेट्स की बात की, एसेट्स में वही एसेट्स लेंगे जो वास्तविकता की एसेट है। कुछ ऐसी एसेट्स जो फिक्टिशियस हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये असली की एसेट नहीं है, वास्तविकता की एसेट नहीं है, इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। इन्हें एक्यूमुलेटेड लॉस मानकर कैपिटल में से माइनस कर देंगे, यदि कैपिटल वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तब। अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, अगर ये फॉर्मूला लगाया जा रहा है तब हम कैपिटल में से एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे। अगली बात याद रखनी है, एवरेज प्रॉफिट जो निकाला जाएगा वो हमेशा निकाला जाएगा सारे एरर को रेक्टिफाई करने के बाद। जितने भी एरर्स हैं, मैंने पिछले साल कोई कंप्यूटर परचेज किया, गलती से रेवेन्यू मान लिया, मानना था कैपिटल। मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस पेड किया, गलती से मैंने पूरा इंश्योरेंस मान लिया जबकि था वो अगले साल का। तो ऐसे जो भी रेक्टिफिकेशन वाले कॉन्सेप्ट हैं सारे अप्लाई करने होंगे। मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए वही प्रॉफिट कंसीडर करना होगा जो वास्तविकता में बिजनेस का प्रॉफिट है और जो वास्तविकता में अगले साल से होगा। गुडविल की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, सारे आइटम को एडजस्ट करने के बाद केवल वही प्रॉफिट लेंगे जो वास्तविकता में बिजनेस का प्रॉफिट है। इसके अलावा यदि पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन भी है तो इसे भी हमें माइनस करना होगा बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर नहीं होते, फॉर एग्जांपल अगर मैं आज यदि बिजनेस को बेच दूं तो अभी तक पार्टनर जो फॉर्म में काम कर रहे थे, सामने वाला किसी व्यक्ति को अपॉइंट करेगा तो उसे तो सैलरी पेड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए खर्चा तो एडिशनल इंक्रीज होगा ही। तो इसलिए पार्टनर के रेम्यूनरेशन को एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम कर देंगे माइनस। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी होंगी एवरेज प्रॉफिट निकालने के कंटेक्स्ट में। अब बात करें जो मेन टॉपिक है कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। मैंने गुडविल के वैल्यूएशन की बात कर ली, गुडविल होता क्या है, कब कब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो बात कर ली। अब ट्रीटमेंट होगा कैसे, तो सबसे पहले तो हो सकता है गुडविल मुझे बुक्स के अंदर गिवन हो, क्वेश्चन में ये लिखा हो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन दी बुक्स, या फिर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट में एसेट साइड गिवन, एसेट साइड गुडविल दे रखी हो। अगर इस तरह की कंडीशन है तो कोई सा भी केस हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर चेंज इन पीएसआर हो, हमने जो गुडविल पहले से रिकॉर्ड कर ली है ये 100% केसेस में राइट ऑफ करनी होगी। राइट ऑफ करने का मतलब मैंने एक ऐसी एसेट रिकॉर्ड कर ली है जो सेल्फ जनरेटेड है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 AS 26 ये कहता है सेल्फ जनरेटेड एसेट की वैल्यू हमेशा हमारे लिए होगी निल। ये वैल्यू रियलाइज कब होगी, जब बिजनेस बेचा जाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू हमेशा होगी निल। इसे हमें रिकॉर्ड नहीं करना था, हमने गलती से रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब इसका इफेक्ट एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, गुडविल मैंने क्रिएट की होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज किए होंगे। जिस साल मैंने गुडविल क्रिएट की होगी, एंट्री पास की होगी, या तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, या फिर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट। अब मुझे वो रिवर्स एंट्री पास करनी होगी। मुझे गुडविल का इफेक्ट जो पहले आया, क्या इफेक्ट आया, एसेट्स बढ़ गई और लाइबिलिटी साइड में बढ़ गई पार्टनर की कैपिटल, ये इफेक्ट मुझे एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट किस तरह से होगा, रिवर्स एंट्री पास करनी होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। चाहे एडमिशन हो, चेंज इन पीएसआर हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर बार यही एंट्री होगी। किस रेशियो में होगी, ये होगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाले जितने भी पार्टनर हैं, एबीसी 3 पार्टनर, पहले रेशियो था 2:2:1, अब रेशियो हो गया 1:1:1। तो रेशियो चेंज होने से पहले
2:2:1 पार्टनर है, उस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। एबीसी 3 पार्टनर है, नया पार्टनर डी एडमिट किया तो एबीसी में राइट ऑफ करेंगे। एबीसी 3 पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, एबीसी में राइट ऑफ करेंगे। एबीसी 3 पार्टनर है, सी की हो गई डेथ, तभी एबीसी में राइट ऑफ करेंगे। कोई सी भी कंडीशन हो, हमेशा गुडविल यदि बुक्स के अंदर गिवन है राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। ये बात अपने माइंड में फीड कर लें। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक कह रहा है गुडविल बुक्स के अंदर गिवन है या बैलेंस शीट मुझे दे रखी है क्वेश्चन में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में गुडविल दिखाई दे रही है, सर क्या लायबिलिटी साइड में गुडविल दिखाई दे सकती है? बिल्कुल नहीं, गुडविल हमेशा होगी तो एसेट साइड में। तो हमेशा गुडविल को आंख बंद करके राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो। अब बात करें यदि गुडविल की वैल्यू बुक्स के बाहर गिवन है, बुक्स के अंदर वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन बुक्स के बाहर गिवन है, रिकॉन्सिलिएशन हुआ और उसने मुझे वैल्यूएशन करके पहले से दे रखा है, या फिर मुझे वैल्यूएशन करनी है, किस तरह से करनी है वो हमें मेथड मुझे गिवन है। यदि वैल्यूएशन गिवन नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मुझे पहले वैल्यू करना होगा, वैल्यू करने के बाद फिर मुझे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा। तो यदि बुक्स के बाहर वैल्यू गिवन नहीं है, मेथड गिवन है कि किस तरह से वैल्यू करनी है, मेथड अप्लाई कर लें, एवरेज सुपर कैपिटलाइजेशन में से कोई एक वैल्यू निकाल दें। अब वैल्यू निकालने के बाद मुझे एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहां कहता है इफ मेथड और इंफॉर्मेशन फॉर वैल्यूएशन इज गिवन देन फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी एज फॉलो। अब यहां थोड़ा देखने का विषय है, चारों केस में एंट्री अलग अलग तरीके से होगी लेकिन एक सिमिलरिटी रहेगी। यदि चेंज इन पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, तो वहां पर गुडविल की एंट्री होनी है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। अब पहले समझे एंट्री हुई कैसे, या फिर उस गुडविल का मतलब क्या है। जिस दिन रेशियो चेंज हुआ मैंने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की, और इस गुडविल को मैं कब रियलाइज करता, जब ये फर्म बंद होती तब। अगर ये फर्म आज बंद हो जाती तो गुडविल की वैल्यू आज ही रियलाइज कर लेते, जो प्रॉफिट जनरेट हुआ वो पार्टनर्स में बांट देते। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई है, आज केवल हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो आज इफेक्ट आना चाहिए था, हमें वो इफेक्ट आज कंसीडर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एबीसी 3 पार्टनर है, बहुत सिंपल है, एबीसी 3 पार्टनर है, इनका ओल्ड रेशियो 2:2:1 है, ये ओल्ड रेशियो है। अब इन्होंने न्यू रेशियो कर लिया इक्वल 1:1:1। इस दिन मैंने गुडविल की वैल्यू निकाली, सपोज वो आई 60,000, वो आई 60,000। इस 60,000 रुपए की गुडविल का क्या मतलब है, इसका मतलब है यदि आज फर्म बंद कर दी जाए, आज यदि बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो 60,000 रुपए एक्स्ट्रा रियलाइज होंगे, और इस पैसे पर अधिकार है ए, बी और सी का। ये गुडविल इन्होंने जनरेट किया, बिजनेस में काम कर रहे हैं अपने ओल्ड रेशियो में 2:2:1 में। तो ये गुडविल आज बटनी चाहिए थी तीनों के बीच में 2:2:1 में। मतलब पार्टनर ए को मिलते 24,000, पार्टनर बी को मिलते 24 और सी को मिलते 12। लेकिन ये कब होता, अगर ये बिजनेस आज बंद हो जाता तब। लेकिन क्या आज बिजनेस बंद हुआ? बिल्कुल नहीं, आज तो केवल रेशियो चेंज हुआ है। जो रेशियो पहले था 2:2:1 अब है 1:1:1। ये जो 60,000 रुपए की गुडविल है, इसकी वैल्यू कभी ना कभी भविष्य में तो होगी, कहीं ना कहीं फ्यूचर में तो बिजनेस बंद होगा, तब ये वैल्यू 60,000 से कुछ ज्यादा निकल के आएगी। ज्यादा निकल के कैसे आएगी? 60,000 तो इस दिन तक की, और जितनी वैल्यू एक्स्ट्रा आएगी वो इसके बाद वाली। लेकिन उस दिन फर्म इस गुडविल को डिवाइड कर देगी इनके नए रेशियो में। हम ये मान के चल रहे हैं कि फर्म लगातार आज जैसा काम कर रही है वैसा ही करती रहेगी, तो गुडविल दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जाएगी। तो जब फ्यूचर में बंद होगी उस दिन ये गुडविल बांट लेंगे इक्वल रेशियो में, इस 60,000 रुपए गुडविल को, मतलब 20,000, 20,000 और 20,000 इक्वल रेशियो में बांट लेंगे। जबकि बटनी चाहिए थी ये 24, 24, 12, 24,000, 24,000 और 12,000 में। तो आज पार्टनर ए और बी कह रहे हैं देखो भैया सी, आज हमने फर्म बंद नहीं की है, लेकिन फ्यूचर में फर्म कभी ना कभी तो बंद होगी। तो जो गुडविल का अमाउंट है ये फ्यूचर में रियलाइज तो होगा, लेकिन फ्यूचर में हम इसे बांट देंगे 1:1:1 में, जबकि आज बढ़नी चाहिए थी 2:2:1 में। तो ऐसा किया जाए, तुम हमें 8,000 रुपए, 4,000 मुझे और 4,000 बी को, दोनों को 4,000 रुपए दे दो, क्योंकि तुम्हें हो रहा है गेन। गेन मतलब तुम्हारा जो शेयर था पहले 1/5, अब शेयर है 1/3।
जो पहले तुम 20% के हिस्सेदार थे, आज तुम हिस्सेदार बन गए हो 33.33% के, या फिर पहले जो तुम हिस्सेदार थे 1/5 के, एलसीएम 15, तो 5 3 आज तुम्हें हो रहा है गेन 2/15 के लिए। तो आज केवल पीएसआर चेंज करने के लिए तुम्हें हो रहा है गेन, हम दोनों को हो रहा है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस भी निकाल दें ए और बी के, पार्टनर ए का सेक्रीफाइस 2/5 माइनस 1/3, एलसीएम आ गया 15, 5 थी 15, 3 दूनी 6, तो पार्टनर ए का सेक्रीफाइस आ गया 1/15, बी का भी आएगा 1/15 और सी का तो गेन आ गया 2/15। तो पार्टनर सी को हो रहा है गेन, पार्टनर ए और बी को हो रहा है सेक्रीफाइस। तो पार्टनर सी जो गेनिंग पार्टनर है उससे हमें पैसा लेना है, कैपिटल लेनी है, और ये बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। इसीलिए एंट्री आई गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। यदि मेथड फिक्स्ड है तो यूज करेंगे करंट, यदि फ्लक्चुएटिंग है तो यूज करेंगे कैपिटल। सर अगर हम ये मेथड अप्लाई नहीं करें, हमें सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो अकॉर्डिंग करना है, फिर कैसे करेंगे? तो बच्चों टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल में मुझे तीनों पार्टनर का जो नेट सेक्रीफाइस या फिर गेनिंग है उसका मल्टीप्लाई करना होगा। ध्यान रखें, टोटल गुडविल के साथ मुझे टोटल एक शेयर में से कितना कितना इनको गेनिंग और सेक्रीफाइस हुआ है उसका मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल 60,000, इसका गेनिंग 2/15, तो 60,000 का 2/15, ये आ जाएगा कितना? 8,000। टोटल अमाउंट के हिसाब से कर रहे हो तो टोटल गेनिंग शेयर का करोगे, अगर नेट अमाउंट के हिसाब से कर रहे हो तो नेट अमाउंट का गेनिंग करोगे। नेट अमाउंट कैसे? जैसे मैंने बी का तो मैंने सी का निकाल लिया, कितना है? 8,000। अब सी को जो गेन हुआ है, ये ए और बी ने दोनों ने आधा सेक्रीफाइस किया है 1/15 में 1/15, तो इसे मैं बांटूंगा 1/2 में। 1/2 क्यों? क्योंकि पार्टनर ए का सेक्रीफाइस है 1 और इसका भी सेक्रीफाइस है 1। मुझे कंपेयर करना है केवल सी के शेयर के साथ। अगर मैं टोटल शेयर के साथ करता, फर्म की कुल गुडविल के साथ करता, तब मैं करता 1/15 का मल्टीप्लाई 60,000 में। उम्मीद है यहां तक बात समझ में आ चुकी है चेंज इन पीएसआर कंटेक्स्ट में। अगली बात, यदि पार्टनर एडमिट हुआ है, कोई एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, रिकॉन्सिलिएशन है एडमिशन के फॉर्म में, यदि पार्टनर एडमिट हुआ, उस केस में नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लाया या गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाया। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा गुडविल का पैसा कैश में आया या गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया। अगर गुडविल का पैसा कैश में आ चुका है तो पहले एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यदि कैश के अलावा काइंड में आया है, तब काइंड मतलब कैश के अलावा वो स्टॉक लेके आ गया या फर्नीचर ले आया या बिल्डिंग ले आया, तो वो एसेट्स का अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्वेश्चन यहाँ पे राइज ये होता है कि नए पार्टनर से गुडविल का पैसा मंगाया क्यों गया, तो वापस मंगाया क्यों गया? आज यदि फर्म बंद कर देते, पिछले वाले एग्जांपल के साथ ही चले तो एबीसी 3 पार्टनर एबीसी रेशियो 2:2:1, एक नया पार्टनर आज एडमिट कर लिया डी, अब रेशियो हो गया सपोज 2:1:1:1, अब रेशियो हो गया 2:1:1:1। आज फर्म की जो गुडविल आई 60,000 की, फर्म आज बंद कर देती तो 60,000 रुपए ए बी और सी में बटते, अब बटेंगे फ्यूचर में, डी को भी मिलेगा। तो पार्टनर ए बी और सी ये डी से करें, काम करो, या तो तुम आज अपनी गुडविल के बराबर मतलब जो तुम्हें भविष्य में पैसा मिलेगा गुडविल का, उतनी वैल्यू के इक्विवेलेंट कैश में पैसा ले आओ, काइंड में पैसा ले आओ, या फिर तुम्हारी करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। 3 ऑप्शन, कैश में लेके आ जाओ, काइंड में ले आओ, या फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। अगर वो कैश में लेके आता है तो पहली एंट्री ये होगी कैश अकाउंट डेबिट एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये लाया क्यों है? ये लाया है जो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग उनके लिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा। हो सकता है कोई पार्टनर गेनिंग हो तो गेनिंग वाले पार्टनर से भी उतने अमाउंट का गुडविल चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री बनी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकेस नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में नहीं लाया तो उस केस में एंट्री होगी करंट अकाउंट के थ्रू, और वहां पर एंट्री आपको करनी होगी डायरेक्ट का मतलब करंट अकाउंट नए पार्टनर करेंगे डेबिट। सर क्या कैपिटल एडजस्ट नहीं कर सकते? तो बच्चों एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है जब नया पार्टनर एडमिट होगा
पैसा कैश में नहीं लाया तो हमेशा ही करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगा। तो सेम वही एंट्री, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर के आने के बाद किसी एक पार्टनर को हुआ है गेन, उसका कैपिटल या फिर करंट अकाउंट कर देंगे डेबिट, और जो पार्टनर को हुआ है सेक्रीफाइस उन्हें कर देंगे क्रेडिट। एंट्री बनी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स करंट या फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। ये बात थी जब पार्टनर एडमिट हुआ। अगला जब रिटायरमेंट है। अब रिटायरमेंट वाले केस में वापस वही 60,000 रुपए की वैल्यू आ रही है। एक पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, गुडविल बटेगी कब, जब फर्म बंद होगी। आज फर्म बंद नहीं हुई, आज तो केवल पार्टनर छोड़ के चला गया, तो वो पार्टनर क्या कहेगा कि मेरे जाने के बाद जिस पार्टनर को जितना बेनिफिट होगा वो आज उस बेनिफिट को मेरे नाम में कर दे सरेंडर। वापस सुने, पार्टनर ए बी सी 3, पार्टनर ए बी और सी, रेशियो 2:2:1, 2:1। आज पार्टनर सी फर्म को छोड़ के चला गया और पार्टनर ए और बी ने डिसाइड कर लिया रेशियो हमारा रहेगा इक्वल 1:1। गुडविल आई 60,000, गुडविल आई 60,000। इस 60,000 रुपए की गुडविल कब बांटते, जब फर्म बंद होती। आज तो केवल रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। आज सी को फर्म बंद कर देते तो सी को इस 60,000 में से 12,000 मिलते, लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई, आज केवल हुआ है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्टनर सी का कहना है कि भैया ए और बी, इस 60,000 में से आज मुझे मिलता कितना, 12,000, तुम दोनों को मिलते 24,000। अगर आज फर्म बंद हो जाती तब, लेकिन ये फर्म फ्यूचर में तो बंद होगी, तब इस 60 को तुम दोनों बांटोगे 30,000, क्योंकि उस समय तो रहूंगा नहीं फर्म में पार्टनर। तो 30,000 और 30,000 तुम दोनों को मिलेंगे। तो एक काम करो, आज मेरे रिटायरमेंट की वजह से तुम दोनों को फ्यूचर में जितना गेन होगा, जितना बेनिफिट होगा, वो आज मेरे नाम से कर दो सरेंडर। एंट्री क्या बनी, जो गेनिंग पार्टनर है उन्हें करेंगे हम डेबिट और जो रिटायरिंग पार्टनर उसे हम करेंगे क्रेडिट। एंट्री बनी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। हो सकता है पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद किसी एक पार्टनर को हो जाए सेक्रीफाइस, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी हमें करना होगा क्रेडिट। लेकिन बहुत कम केसेस ऐसे होंगे जहां पर किसी एक पार्टनर को हो रहा है सेक्रीफाइस, इसीलिए नॉर्मली केसेस में एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, फिक्स्ड मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है तब कैपिटल, और फिक्स्ड मेथड है तो करंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। ये बात थी बच्चों रिटायरमेंट। डेथ वाले केस में सेम यही एंट्री होगी, लेकिन जो रिटायरिंग की जगह वहां आ जाएगा डिसीज्ड पार्टनर। मतलब एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि सी की डेथ होगी तो केवल सीज कैपिटल यहां पे भी आना है और सीज कैपिटल यहां भी आना है। सेम जो कैलकुलेशन रिटायरमेंट में होगी वही कैलकुलेशन यहां होनी। तो यहां एंट्री रहेगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट। एंट्री रिटायरिंग और डेथ दोनों में एक जैसी है। अब आप कॉमन चीज देखोगे तो जब डेथ हुई, जब रिटायरमेंट हुआ और जब चेंज इन पीएसआर है, इन तीनों केस में जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उन्हें मैंने डेबिट किया। रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर में जब जो पार्टनर गेन कर रहा है उन्हें मैंने किया डेबिट। जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, जिस पार्टनर की हो रही है डेथ या फिर जो पार्टनर हो रहा है रिटायर, उन्हें हम कर रहे हैं क्रेडिट। जबकि एडमिशन वाले में नए पार्टनर से पैसा मंगाया, कैश में लेके आ गया ठीक है, काइन में लेके आ गया ठीक है, फिर उस पैसे को डिवाइड कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। नहीं लेके आया तो उसके करंट अकाउंट को कर दिया डेबिट और डिवाइड कर दिया सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। मतलब जिस पार्टनर को नुकसान आज हो रहा है उसे हमें करना है क्रेडिट, जिस पार्टनर को हो रहा है बेनिफिट या फायदा उसे हमें करना है डेबिट। दो तरीके करने के, या तो आप ओल्ड और न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग कर लो, या दूसरा तरीका आप कर सकते हैं रेशियो कैलकुलेट करने के बाद, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के बाद। बच्चों ये बात थी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से हमें करना है। अब बात कर लें क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन कहता है ए बी सी 3 पार्टनर है 3:2:1 में। अब गुडविल अपीयर्स इन दी बुक्स, मैंने आपको बताया था यदि गुडविल अपीयर इन दी बुक्स लिखी है, आंख बंद करके उस गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ करें। क्वेश्चन आगे भले ही पढ़े ही ना, सबसे पहले तो गुडविल राइट ऑफ करनी है। इस गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल बुक्स के अंदर गिवन थी, रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, मैंने गलती से कर लिया रिकॉर्ड, तो रिवर्स करनी होगी। तो तीनों की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, डिवाइड करेंगे ओल्ड रेशियो में 3:2:1, 15,000, 10,000 और 5,000। अब बात करें आगे की। आगे कहता है 31 मार्च 2023 को रिकॉन्सिलिएशन हुआ, चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में या फिर एडमिशन के फॉर्म में, रिटायरमेंट के फॉर्म में या डेथ के फॉर्म में।
और गुडविल की वैल्यू निकल के आई 72,000। इस 72,000 क्या मतलब है? मतलब है यदि आज फर्म बंद कर दी जाए तो फर्म को एक्स्ट्रा 72,000 रुपये रिलाइज होंगे। जर्नल एंट्री पास करनी है सारे केसेस में। पहला केस यदि इनका पीएसआर हो जाए 2:2:1, पहले था 3:2:1। इस 72,000 रुपए की गुडविल को यदि बांटते तो हम ओल्ड रेशियो में बांटते, फर्म बंद होती तो आज 72,000 को बांटते ए बी सी में, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी में, 3-2-1 में, तो वो ये आता 36,000, 24,000 और 12,000 यदि 3-2 में बांटते तो। लेकिन आज फर्म बंद नहीं हुई है, आज का रेशियो चेंज हुआ है, तो ये 72,000 फ्यूचर में बटेगा 2:1 में। तो 5 का डिवाइड करें, 5 एकम 5, 5 और 20 और 5 और 20, यह आएगा 28,800, 28,800 और 14,400। आज रेशियो चेंज करने की वजह से पार्टनर ए को गुडविल मिलनी चाहिए थी 36,000, जबकि फ्यूचर में कितनी मिलेगी 28,800। तो इसे हो रहा है लॉस, मतलब सेक्रीफाइस कितने का 7200 का, इसे हो रहा है गेन 4800 का, और इसे हो रहा है गेन कितने का 2400 का। तो जो पार्टनर हो रहा है लॉस कर देंगे क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, और जिन्हें हो रहा है गेन उन्हें कर देंगे डेबिट। चेंज इन पीएसआर वाले केस में बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल। रेशियो के अकॉर्डिंग करना है तो आप ओल्ड में से न्यू माइनस कर लें, जो वैल्यू आए उस रेशियो का यदि टोटल गुडविल में मल्टीप्लाई करोगे, गेनिंग रेशियो आएगा तो टोटल गेनिंग वाले का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तब गेनिंग वाले हो जाएंगे डेबिट और सेक्रीफाइसिंग वाला हो जाएगा क्रेडिट। दूसरा केस, जब एक नया पार्टनर डी एडमिट हुआ फर्म में और गुडविल का पैसा लेके आ गया कैश में, डी का शेयर कितना है, और डी का यहां हमने शेयर नहीं लिखा है, एग्जांपल के लिए डी का शेयर मान लेते हैं 1/6, डी का शेयर मान लिया मैंने, चलिए 1/6। डी को अपना शेयर लाना था 1/6 हिस्से के लिए गुडविल लेके आनी थी, नहीं लेके आया, तब क्या करेंगे, तब उसे गुडविल लेके आनी थी, पहले केस में लेके आ गया गुडविल, कैश में लेके आ गया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 12,000 रुपए। अब इस 12,000 रुपए की गुडविल को उन पार्टनर्स में बांटेंगे जिन्हें डी के आने की वजह से हुआ है लॉस। तो वापस मुझे इस 72,000 रुपए की गुडविल को आज ए बी सी के बीच में बांटना चाहिए था 3:2:1 में, 36, 24 और 12, जबकि अब फ्यूचर में 1/6 मतलब 12,000 मिलेंगे डी को, और रिमेनिंग जो गुडविल बची वो इन तीनों में बटेगी, ए बी और सी में। तो रिमेनिंग गुडविल 60,000 जो बटेगी फ्यूचर में, मानेंगे वही ओल्ड रेशियो रहेगा उनका, तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है रेशियो के रिगार्डिंग, उनका रेशियो सेम वही रहेगा। तो डी के आने की वजह से पार्टनर ए को नुकसान कितने का हो गया 6,000 का, इसे मिलनी चाहिए 36 की, मिल रही है 30 फ्यूचर में, तो इसे लॉस हो गया 6,000 का, इसे लॉस 4 का, इसे लॉस 2 का, इन्हें मिलनी चाहिए 26, 24, 12, जबकि मिलेगी 30, 20, 10। तो इसीलिए 12,000 रुपए की गुडविल को ये इस तरह से बांट लेंगे 6,000, 4,000 और 2,000। इनकेस यदि डी पैसा लेके नहीं आता है तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, डी करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी कैपिटल टू सी कैपिटल, वही 6, 4 और 2। अगला कहता है यदि सी हो गया रिटायर, अब सी यदि रिटायर हो गया तो सी के हिस्से की गुडविल सी को मिल जाएगी, और जिस पार्टनर को गेन हुआ होगा वो पार्टनर उस गुडविल में अमाउंट करेगा कंट्रीब्यूट। अगला केस कहता है यदि बी की हो गई डेथ तो बी के हिस्से उसे बी को मिलेगी गुडविल, और बी के जाने की वजह से जिस पार्टनर को हुआ होगा गेन वो बी के फेवर में करेगा सरेंडर। ई वाले केस में गिवन नहीं है, बी के जाने के बाद ए और सी का रेशियो क्या होगा, तो मानेंगे ए और सी का जो ओल्ड रेशियो है वही रहेगा, न्यू रेशियो वही रहेगा गेन। तो ई वाले केस में ए इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बी इज कैपिटल, और बी को कितनी गुडविल मिलेगी, बी को गुडविल मिलेगी इसके रेस्पेक्टिव शेयर के लिए 72,000 गुणा 2/6, मतलब जो कुछ आएगा 72,000 गुणा 2/6, 12 दूनी 24। ये बात थी बच्चों ओवरऑल गुडविल का एडजस्टमेंट, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर। उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके हैं। इनकेस कोई और दिक्कत आई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका भी मैं सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ। थैंक यू।